हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टैटिक चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी के अंदर ऐसे प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम लेंगे एक ऐसा प्रकरण जिसका नाम है विशेषण। पहले हमने 2 क्लास में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके बारे में हमने काफी वीडियो के अंदर चर्चा की है। पिछले वीडियो में आप जाकर के उसको देख सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे विशेषण के ऊपर। तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं, सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे जो विशेषण है वो विशेषण कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग हिंदी के अंदर होता है और उसको हम पहचान कैसे सकते हैं। तो देखिए जो विशेषता गुण संबंधी विशेषता बताने वाला, दोष संबंधी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा संबंधी संज्ञा यानी कितनी संज्ञा है, निश्चित संज्ञा है या निश्चित संज्ञा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें रंग यानी जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की रंग के बारे में भी जानकारी करवाने वाले शब्द हैं। आकार प्रकार आदि के बारे में बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण के द्वारा हम पहले देखते हैं कि 1 किलो चीनी लाओ। यहां पर सबसे पहले हमें ढूंढना है संज्ञा क्या है। तो यहां पर देखो ये संज्ञा चीनी जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि जो चीनी है किसके अंदर, इसको हम द्रव्यवाचक के अंदर शामिल करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब इनकी विशेषता बताने वाला है, इनकी विशेषता क्या है, ये कितने किलो है, 1 किलो है। तो ये जो शब्द है वो है विशेषण, क्योंकि इन जो संज्ञा है इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। दूसरे उदाहरण में देखो कि सफेद गाय कम दूध देती है। तो यहां पर अपन को ढूंढना है सबसे पहले संज्ञा क्या है। संज्ञा है गाय। अब गाय कैसी है, क्या विशेषता गाय की, कि वो सफेद है। तो सफेद शब्द क्या है, संज्ञा नहीं होकर के ये है विशेषण। क्या है, विशेषण। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा सफल होते हैं। बच्चे शब्द है संज्ञा और प्रतिभाशाली शब्द है विशेषण। उसके बाद मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा, मेरी शब्द क्या है, सर्वनाम। और उसके बाद आगे विद्यार्थी भी है, विद्यार्थी जो शब्द है वो है संज्ञा। अब इसमें 20 शब्द वो क्या है, विशेषण। विशेषण। तो हमने इन उदाहरणों के द्वारा समझा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यहां पर ये जो है चीनी की विशेषता बता रहा है कि 1 किलो है, जो है गाय की विशेषता बता रहा है कि वो सफेद है, बच्चे की विशेषता बता रहा है कि वो प्रतिभाशाली है, होशियार है, प्रतिभाशाली है। अब विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, ये इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो सारे शब्द हैं 1 किलो, सफेद, प्रतिभाशाली, 20, ये शब्द क्या है, विशेषण। क्यों है विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले कुछ शब्दों के ऊपर और हमें चर्चा करनी होगी। यानी हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करी। पर एक शब्द है विशेष्य। इसको भी थोड़ा समझना होगा। विशेष्य किससे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां पर काला शब्द है वो है विशेषण, काला शब्द है वो है विशेषण, और घोड़ा शब्द है वो है विशेष्य। क्या है, विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो घोड़ा शब्द इसमें क्या हो गया, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं और जैसे मृग नयने, मृग नयने,
मृग नयनी, मृग यहां पर शब्द क्या है? हिरण, हिरणी के समान जिसकी आंखें होती है उससे कहते हैं मृग नयनी। तो यहां पर जो नयन शब्द है किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है आंख की, नयन की, ठीक है ना। तो विशेषता आंख की बताई जा रही है, तो आंख शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या शब्द हो गया? आंख विशेष्य, ठीक है ना। और मृग इसमें विशेषण हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, ये हमने पहले भी बता दिया, जिसकी विशेषता बताई जाती है, प्रकट की जाती है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। एग्जाम के अंदर यहां से भी सवाल पूछने का चांस बनता है। आपको शब्द दे दिया जाएगा कि हरा चारा, हरा चारा शब्द दे दिया और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, उसके नीचे जो आपकी रेखांकित करके उनको पूछ लिया जाएगा कि इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है। तो अपन को यह ध्यान रखना है कि संज्ञा के अंदर जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होगा। जैसे काला पेन, अब पेन क्या है? काला, काला शब्द विशेष, काला शब्द क्या है? विशेषण, और पेन शब्द क्या है? विशेष्य। तो इन उदाहरणों से आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दूसरे उदाहरण में और देखते हैं थोड़ा कि हमारी कक्षा में अच्छे योग्य विद्यार्थी हैं। यहां पर आएगा विद्यार्थी, हमारी कक्षा में अच्छे योग्य विद्यार्थी हैं। तो यहां पर जो देखिए यहां पर जो विद्यार्थी शब्द है, अच्छे योग्य विद्यार्थी, योग्य विद्यार्थी, इसमें हमें ढूंढना है विशेष्य। अच्छे शब्द क्या है? विशेषण है। योग्य शब्द क्या है? वो भी विशेषण है, ठीक है ना। दो बार विशेषण भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी शब्द इसमें क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि विशेष्य और विशेषण के अंदर क्या अंतर होता है। चले हम आगे और चर्चा करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर पर गुणवाचक विशेषण, रूप, रंग, गुण आदि के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। परिमाण के अंदर हम माप तोल के बारे में चर्चा की जाती है। माप तोल यानी माप और तोल के बारे में बात होगी। संख्यावाचक के अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के बारे में ज्ञान कराने वाले शब्द होंगे, ठीक है ना। और सर्वनामिक के अंदर सर्वनाम और संज्ञा की, यह सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है ना। चले इसके ऊपर हम अलग अलग एक एक प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का गुण आदि के बारे में जो बोध कराने वाले शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होंगे। तो देखिए इसमें और क्या क्या शब्द साथ में आएंगे? किसी की स्थिति, किसी व्यक्ति की स्थिति, वस्तु की स्थिति, उनकी जो है विशेष दशा, दिशाएं, पश्चिम है, पूर्व है, दिशाएं भी इसके अंदर शामिल होंगी। रंग, गंध, काल संबंधी, ऐतिहासिक है, प्राचीन है, नवीन है, इस प्रकार काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई, ये सब गुण के अंदर शामिल होंगे। और सवाल एग्जाम के अंदर यहीं से बनता है। तो सबसे पहले देखो गुणवाचक के अंदर कौन कौन से उदाहरण शामिल किए जाते हैं। जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील और दानी, ये सब अच्छे गुण जो विशेषण के अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब है दोष बोधक, यानी जो व्यक्ति के दोष का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होंगे। देखिए जैसे बुरा, खराब, दुष्चरित्र, जिसका चरित्र खराब होता है, दुष्चरित्र, कंजूस, ये शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होते हैं। अब है रंग का बोध कराने वाले शब्द। रंग का बोध कराने वाले शब्द भी
गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होते हैं। जैसे नीला, आकाश नीला है, तो नीला शब्द निम्न में से किस विशेषण का उदाहरण है? तो नीला है जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना। पीला, हरा, लाल, जामुनी, काला, किसी भी प्रकार के रंग का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं, वो सब गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होंगे। अब है काल, यानी समय का बोध कराने वाले, काल का बोध कराने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल किए जाएंगे। जैसे पुराना, जैसे ये घर पुराना है, तो घर जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा, ठीक है ना। पुराना शब्द क्या है? विशेषण। अब आएगा कि पुराना शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, नवीन, तुरंत। अब यहां पर यह चीज आपको बड़े गौर से देखनी है। काल संबंधी यानी दैनिक और साप्ताहिक, दैनिक और साप्ताहिक यानी शब्दों की संख्या और दिन की संख्या, दैनिक, ठीक है ना। तो दैनिक और साप्ताहिक शब्द भी किसमें शामिल होंगे? काल बोधक में शामिल होंगे, और ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका भी अपन को ध्यान रखना है। अब आगे है स्थान बोधक। स्थान बोधक में तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जोधपुरी, जयपुरी, ठीक है ना, लुधियानवी, भारतीय, पाकिस्तानी, ठीक है ना, अजमेरी, किसी भी स्थान की जानकारी देने वाले या स्थान का बोध कराने वाले शब्द किसमें शामिल होंगे? स्थान बोधक में। अब गंध बोधक यानी गंध, सुगंध, गंध का बोध कराने वाले, जैसे खुशबूदार है, बदबूदार है, सुगंधित है, ये सब शब्द किसमें जाएंगे? गुणवाचक के अंदर शामिल होंगे। अब दिशाओं का ज्ञान कराने वाले शब्द, जैसे पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, किसी भी प्रकार की दिशाओं का जो ज्ञान कराने वाले शब्द हैं वो किसमें शामिल होंगे? गुणवाचक के अंदर शामिल होंगे। अवस्था संबंधी बोध, अवस्था कैसी है? जैसे किस अवस्था के अंदर है? जैसे ये चारा गिल्ला है, किस अवस्था के अंदर गिल्ला है? तो गिल्ला शब्द किसमें आएगा? गुणवाचक के अंदर आएगा। व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, तो बूढ़ा शब्द किसमें आएगा? अवस्था, अवस्था उसकी कैसी? बूढ़ा, तो ये किसमें जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंदर। सूखा, नम, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो अवस्था का बोध कराने वाले होते हैं, वो सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंदर शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं दशा। दशा यानी किसी व्यक्ति की दशा कैसी है? वो स्वस्थ है, अस्वस्थ है, ठीक है ना, और रोगी है, कैसा है? ये जो सारी व्यक्ति की दशा है या वस्तु की दशा है, वस्तु खराब है, प्राचीन है, पुरानी है, नहीं, ये जो सारी दशा संबंधी जानकारी है वो सब किसमें शामिल होगा? गुणवाचक विशेषण के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। देखिए आगे आकार संबंधी बोध। आकार, जैसे आदमी लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, पतला है, इस प्रकार के सारे जो शब्द हैं वो किसमें शामिल होंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर। त्रिकोण है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, षटकोण है, ये सारे जो आकार संबंधी जानकारी देने वाले जो सारे शब्द हैं वो किसमें शामिल होंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। अंतिम और देखते हैं अंतिम में क्या है? स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक का मतलब होता है किसी को स्पर्श करने पर महसूस कैसे किया जाता है, किसी को स्पर्श करने पर क्या महसूस होता है। जैसे पत्र को स्पर्श करेंगे, कठोरता, कठोर होगा वो, तो कठोर शब्द, कोमल शब्द, फूल को स्पर्श करेंगे तो कोमलता का भाव महसूस होगा, तो कोमल शब्द, जैसे ये फूल कोमल है, ठीक है ना, इसमें फूल शब्द, जैसे ये फूल कोमल है, तब आप नीचे अंडरलाइन आ जाएगी कि यहां पर जो कोमल शब्द है, कोमल शब्द के अंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो इसमें आपको सीधे ही जाना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण है। अब गुण का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है कि व्यक्ति के अच्छे गुण, ईमानदार, शिष्टाचारी, ठीक है ना, विनम्र, इस प्रकार के विचार दिमाग में आते हैं। परंतु ये जब हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक, गंध बोधक और दिशा बोधक, अवस्था बोधक, दशा बोधक और आकार बोधक और स्पर्श बोधक, ये इतने शब्दों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किसी भी प्रकार का इसमें से सवाल आपको ये या इसमें से जो भी उदाहरण आपको पूछा जाएगा तो अब आप इसको गलत नहीं करोगे। आगे दूसरा
स्लाइड कहां चली गई? अच्छा, हाँ, अब आगे हम 2 नंबर के विशेषण पर चर्चा करेंगे। उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? तो देखिए, मुख्य रूप से माप तोल यानी संज्ञा और सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होंगे वो किसमें शामिल होंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंदर शामिल किया जाएगा। माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये पूरा कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल और उसकी जो है मात्रा से संबंधित ज्ञान कराने वाले जो सारे शब्द होंगे वो किसमें शामिल होंगे? परिमाणवाचक विशेषण के अंदर शामिल होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूं। अब यहां पर अपन को देखना है, सबसे पहले ढूंढना है कि संज्ञा क्या है? दूध, ठीक है ना। और ये किस प्रकार की संज्ञा, उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। दूध एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब यहां पे दूध शब्द, अब ये 4 लीटर दूध है, ठीक है ना। 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध। अब दूध कितना है इसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कितना है? 4 लीटर है। तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। दूसरे उदाहरण में मैं कुछ मीठा नहीं खाता हूं। यहां पर जो कुछ शब्द हैं वो भी परिमाणवाचक विशेषण है। और यहां पर जो कुछ है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है ना। अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। अब परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? अनिश्चित। एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। यानी जैसे किसी भी पदार्थ को हम एक तो निश्चित स्थिति के अंदर मापतोल करते हैं, एक अनिश्चित स्थिति के अंदर उसका मापतोल करते हैं, ठीक है ना। जैसे निश्चित स्थिति में जैसे 2 लीटर दूध, अब दूध 2 लीटर है, ये हमने निश्चित मात्रा में हमने उसको तोल लिया, माप लिया है, 2 लीटर दूध है, ठीक है ना। अब अनिश्चित में थोड़ा दूध, कितना दूध है उसकी मात्रा की जानकारी नहीं है, थोड़ा दूध है, अधिक दूध, थोड़ा दूध, ठीक है ना। तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक यानी किसी अनिश्चित वस्तु की मात्रा या को तोलने के लिए या मापने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जिस विशेषण का प्रयोग करते हैं वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर दूध, तो यहां पर 2 लीटर दूध निश्चित मात्रा है, इनकी जो है निश्चित मात्रा है। 10 मीटर कपड़ा, 10 निश्चितता का बोध हो रहा है, कितना है? 10 मीटर कपड़ा। या 4 पेन, 5 गिलास पानी, ठीक है ना। तो यहां पर 5 निश्चितता का बोध करा रहा है, 4 निश्चितता का बोध करा रहा है। तो यहां पर किसी वस्तु के माप तोल के बारे में या मात्रा संबंधी ज्ञान होता है वो निश्चित होता है, इसके अंदर निश्चित होता है। दूसरे उदाहरण में देखो, जैसे 2 किलो चावल, 10 ग्राम सोना। अब ये मात्रा निश्चितता का बोध करा रहा है, यानी निश्चित मात्रा है, 2 किलो या 10 ग्राम सोना, 2 किलो, तो ये 10, 2 किलो, 10 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना। ये सब निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। तो जो शब्द निश्चित मात्रा का बोध कराएगा वो किसमें जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक के अंदर शामिल किया जाएगा। और लगभग कंपटीशन के अंदर इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाण का मतलब होता है जिसमें अपन को मात्राओं का अंदाजा सही नहीं होता है, यानी फिक्स मात्रा नहीं ली जाती उसके अंदर। जैसे थोड़ा दूध, बहुत घी, कम पानी, ठीक है ना। इसमें कम, बहुत, थोड़ा, ये अनिश्चित माप तोल के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये जो थोड़ा है, बहुत है, कम है, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है ना।
तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। परिमाणवाचक में ध्यान रखना है कि माप और तोल के बारे में जानकारी होगी, किसी भी वस्तु के माप और तोल के बारे में, जैसे 10 क्विंटल अनाज, 20 क्विंटल अनाज, 2 मन अनाज, ठीक है ना, इसके ऊपर भी 2 मन अनाज हो गया। तो ये जो सारे शब्द होंगे वो किसमें शामिल होंगे, परिमाणवाचक के अंदर और निश्चित परिमाणवाचक के अंदर। यदि जैसे थोड़ा, बहुत, ज्यादा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यदि संज्ञा या सर्वनाम से पहले होता है विशेषण के लिए, तो वहां पर वो विशेषण कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब हम तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, तीसरे भेद के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। इसे हमें नाम से ही पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संज्ञा संबंधी ज्ञान करवाता है, संज्ञा संबंधी विशेषताओं को प्रकट करता है, ठीक है ना। देखिए, संज्ञा संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है, संज्ञा संबंधी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखो कि कक्षा में 7 छात्र पढ़ते हैं। अब छात्र क्या है, संज्ञा शब्द है। अब 7 शब्द क्या है, वो निश्चितता का यहां पर जो है संख्या है, संज्ञा बता रहा है कि वो कितने छात्र पढ़ रहे हैं, 7 छात्र पढ़ रहे हैं। जैसे इस घर में 5 बालक हैं, इस घर में 5 बालक हैं। इस घर में 5 बालक हैं। तो यहां पे देखो, इस घर में, यहां पर जो बालक शब्द क्या है, वो है संज्ञा, बालक शब्द है संज्ञा। अब संज्ञा की स्थिति यानी निश्चितता का बोध करा रहा है, बिल्कुल जो है उसकी संज्ञा संबंधी विशेषता का बोध करा रहा है। अब कितने, यहां पर जो 5 शब्द हैं वो क्या है, संज्ञावाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा संबंधी विशेषण का या विशेषता का बोध करवाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो, जैसे कक्षा में रेखा 2 दर्जन केले, रेखा ने 2 दर्जन केले लिए। अब यहां पर जो केले शब्द है वो है संज्ञा, दर्जन 2 दर्जन, अब 1 दर्जन के अंदर लगभग 12 होते हैं, 12 होते हैं 1 दर्जन में, 2 दर्जन केले लिए, यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जहां पर निश्चित संख्या का बोध होगा वो संज्ञावाचक विशेषण होगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए। अब यहां पर जो लड़के शब्द वो क्या है, लड़के शब्द संज्ञा है, और कई शब्द हैं वो है विशेषण, कई शब्द हैं वो विशेषण। अब विशेषण कैसा होगा, ये विशेषण होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी यहां पर जो है मात्रा का, संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि यहां पर कितने लड़के घायल हुए, कई लड़के घायल हुए। अब ये उसके जो संख्यावाचक विशेषण है उनके भेद होते हैं। पहला भेद है अनिश्चित और दूसरा भेद है निश्चितवाचक संख्यावाचक, यानी जो अनिश्चित में किसी निश्चित व्यक्ति, पदार्थ या निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियां, 2 गांव, ये जो 10 है, 5 है, 2 है, ये सब क्या है, संज्ञावाचक विशेषण है। और कैसी संख्या है, निश्चितता का बोध होता है, जहां पर निश्चित संख्या का बोध होता है कि ये संख्या एकदम निश्चित है। जैसे ये 1 पेन है तो ये निश्चित संख्या है, ठीक है ना। तो निश्चितता का जहां पर बोध होता है वहां पर अपन को निश्चयवाचक संख्यावाचक लिखना है। दूसरे में देखो, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, यानी संख्या कितनी है, निश्चित नहीं है, संख्या कितनी है, निश्चित नहीं है। जैसे कुछ लड़के, अब ये कुछ शब्द हैं, कितने लड़के हैं उसके बारे में एकदम निश्चित संख्या नहीं है। कुछ लड़के, थोड़े से छात्र, अधिक लड़के, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, थोड़ा, अधिक, कम, ये सारे शब्द हैं अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो अनिश्चित संख्या के अंदर शामिल किए जाएंगे, जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होगा। एक बार फिर से इसको देखो, जहां पर संज्ञा का ज्ञान होगा,
संज्ञा संबंधी विशेषण, संज्ञा संबंधी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता का बोध कराएंगे, वहां पर संज्ञावाचक विशेषण होगा। उदाहरण के तौर पर हमने देखा जैसे कक्षा, यहाँ पर 7, 2 दर्जन, कई लड़के, और इसके भी भेद होते हैं, संज्ञावाचक के भेद होते हैं दो, निश्चित संज्ञावाचक और अनिश्चित संज्ञावाचक। अनिश्चित के अंदर किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की निश्चित स्थिति का पता चलता है, जैसे 10, 5, 2 आदि। उसी प्रकार से अनिश्चित के अंदर अनिश्चितता का बोध होता है, यानी वहां पर जो संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक इत्यादि। चले इसके बारे में हम और आगे अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे। अब दो हमने पीछे पढ़ा, एक तो 2 नंबर पे हमने पढ़ा कि परिमाणवाचक, और 3 नंबर विशेषण का भेद पढ़ा कि संज्ञावाचक। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, सवाल लगभग यहां से पूछा ही जाता है। तो चलें इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। आपको दिमाग में ये बिल्कुल डाटा देनी है कि देखो कि जैसे जिसे गिना जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, जिसे गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण के अंदर शामिल करेंगे। जैसे हमने पीछे देखा 10,000 रुपये, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 10,000 रुपये, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम गिन सकते हैं। और दूसरा है कि जिसे मापा जाए वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो घी। अब ये जो दूध है और घी है, इसको हम गिन थोड़ी सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं। तो यहां पर जो 5 किलो घी और दूध है, यहां पर जो ऐसे शब्दों के अंदर परिमाणवाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण, यानी जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 10 गज जमीन। अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, कपड़े को भी हम गिन नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उनकी दूरी को मापा जा सकता है या उसको मापा जा सकता है, केवल उसको गिना नहीं जा सकता। ये दिमाग में, आपके दिमाग में ये चीज ध्यान रखना है। संख्यावाचक में हम गिन सकते हैं, जबकि परिमाणवाचक के अंदर हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण दिया हुआ है पे कि मोहित 10 केले खा गया। मोहित कितने केले खा गया, 10 केले खा गया। अब देखो दूसरे उदाहरण देखो कि मोहित 10 किलो दूध पी गया। वो तो दोनों ही काम कर गया, तो केले भी खा गया और दूध भी पी गया। परंतु यहां में समझना है कि इस दोनों वाक्यों के अंदर किस प्रकार का विशेषण है। तो पहले वाक्य में देखो कि मोहित, मोहित शब्द क्या है, संज्ञा। मोहित शब्द क्या है, संज्ञा, ठीक है ना। 10 केले खा गया। अब इसमें है संख्यावाचक, और कैसा संज्ञा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है ये, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरे तौर पे हम देखते हैं कि इसको हम गिन सकते हैं, केलों को हम गिन सकते हैं, उस वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। यहां पर है मोहित 10 किलो दूध पी गया। दूध को हम गिन नहीं सकते, उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते। तो यहां पर जो है ये उदाहरण किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर चला जाएगा। सवाल यहीं से बनता है, और हमेशा कंपटीशन एग्जाम में समय कम होता है, अपन को इन ट्रिकों के द्वारा समझना है कि परिमाणवाचक और संज्ञावाचक के अंदर क्या अंतर होता है, ठीक है ना। जिसको गिन नहीं सकते, माप सकते, परिमाणवाचक, और जिसको गिन सकते हैं उसको हम कहते हैं संज्ञावाचक। इन दोनों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चले हम चौथा बिंदु है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, यानी विशेषण का चौथा भेद। विशेषण का चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या कहती है, चले इसके ऊपर देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए, संज्ञा खुद के लिए विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है ना।
उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। उदाहरण के लिए देखो, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। तो यहां पर जो ये शब्द क्या है, सर्वनाम, ये शब्द है सर्वनाम। पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक शब्द है संज्ञा। बहुत अच्छी है, अच्छी तो है पर कैसी है, बहुत अच्छी है। तो यहां पर जो अच्छी और बहुत अच्छी शब्द है, ये बहुत अच्छी, ये है सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। संज्ञा या सर्वनाम स्वयं की विशेषता बता रही है। यहां पर तुम्हें कौन सी कॉपी चाहिए, अब तुम्हें शब्द क्या है, तुम्हें शब्द है सर्वनाम, तुम्हें शब्द है सर्वनाम, कौन सी कॉपी चाहिए, अब कॉपी शब्द है संज्ञा, तो कौन सी विशेषण है, कौन सी विशेषण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन को यह समझना है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो यहां पर ये तो सर्वनाम है और इनको जो हम यहाँ पर भी सर्वनाम है, अब हम यदि दोनों ऑप्शन आ गए, सर्वनाम का भी आ गया और सर्वनामिक विशेषण का आ गया, तो फिर हम कौन सा करेंगे। तो इसमें हम अंतर समझते हैं कि सर्वनामिक और सर्वनाम विशेषण के अंदर क्या अंतर होता है। देखिए, सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व लगकर उसकी विशेषता बताता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले लग जाता है, पूर्व का मतलब पहले, यानी पहले लग करके उनकी विशेषता बताता है, तब वो विशेषण होता है। आया दिमाग में कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व लगकर उनकी विशेषता बताता है, तब वो विशेषण होता है, और जब वह संज्ञा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, तब वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। उदाहरण में आप समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे ये कमरा बहुत सुंदर है, यहां पर क्या है, ये कमरा बहुत सुंदर है। अब कमरा शब्द क्या है, संज्ञा है, कमरा शब्द क्या है, संज्ञा है, और ये शब्द क्या है, ये शब्द है सर्वनाम। अब सर्वनाम से पहले लग गया है, तो यहां पर ये जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। जैसे ये सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द है विशेषण, सुंदर शब्द है विशेषण, और बहुत सुंदर, ठीक है ना, इसमें जो सुंदर शब्द है विशेषण। तो अब ये कमरा है, ये जो इसमें जो संज्ञा है और सर्वनाम की पूरी विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा और सर्वनाम, ये कमरा भी संज्ञा है और ये भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। बहुत सुंदर, ये विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पर ये जो शब्द है वो सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रकट हुआ। तो यहां पर ये कमरा है वो संज्ञा है। अब देखिए उदाहरण में, ये मेरी बहन है, तो ये शब्द है सर्वनाम, ये मेरी बहन है, तो ये जो मेरी बहन शब्द संज्ञा है और ये शब्द है सर्वनाम, ठीक है ना, और मेरी शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यहां पर देखें, ये मेरी बहन है, तो यहां पर जो ये शब्द है मेरी शब्द है, ये तो शब्द क्या है, सर्वनाम है, ये शब्द है सर्वनाम, और मेरी शब्द संज्ञा से पहले सर्वनाम की विशेषता बता रही है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे कितनी किताबें पढ़ चुकी हैं, अब इतने शब्द क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, और किताबें क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है कि सर्वनाम और जो है सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, ये हमने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया है कि सर्वनाम विशेषण किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। परिमाणवाचक और संज्ञावाचक में क्या अंतर होता है, सर्वनामिक और सर्वनाम में क्या अंतर होता है, और गुणवाचक में किन किन शब्दों को शामिल किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और आगे भी इस चैनल के साथ में जुड़े रहे, और हिंदी व्याकरण संबंधित सारे जो है प्रकरण की क्लास इसी चैनल पे आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।